तो हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं रवि तिवारी। और जैसा कि लास्ट सेशन में हम लोग आइडियल ट्रांसफार्मर के बारे में डिस्कस कर रहे थे, नो लोड ट्रांसफार्मर के बारे में हम लोगों ने नो लोड आइडियल ट्रांसफार्मर लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं कि जब आइडियल ट्रांसफार्मर में लोड कनेक्ट करेंगे तो क्या क्या चीजें होंगी, किस कौन कौन से करंट्स होंगे, कौन कौन से वोल्टेजेस होंगे, फ्लक्स कैसे कैसे होंगे और अपना रास्ता कैसे कंप्लीट करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है। तो इन सारी चीजों पे अंडरस्टैंडिंग हम लोग क्रिएट करने वाले हैं, राइट। तो एक बार कंफर्म करिएगा कि लाइव हैं आप लोग और आवाज आप तक जा रही है, ऑडियो और वीडियो आप लोगों को क्लियर है। तो अब हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो एक बार जस्ट रीकैप लेते हैं, हम लोगों ने लास्ट सेशन में जो डिस्कस किया था उसका रीकैप लेते हैं कि क्या क्या चीजों के बारे में बात हुआ था। हम लोगों ने आइडियल ट्रांसफार्मर एट नो लोड कंडीशन लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। आइडियल ट्रांसफार्मर एट नो लोड कंडीशन, इसमें क्या था कि इस तरीके से अगर ट्रांसफार्मर था, पूरी की पूरी स्टोरी एक जल्दी से रिकैप लेते हैं इसका। तो इस तरीके से अगर ट्रांसफार्मर है, ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ये N1 नंबर ऑफ टर्न्स है ना। फिर ये इधर सेकेंडरी वाइंडिंग ले लेते हैं हम लोग, कुछ नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे भी अवेलेबल है, N2 नंबर ऑफ टर्न्स। तो नंबर ऑफ टर्न्स देख के N1 इज ग्रेटर देन N2 देखने के लिए मिल रहा है, मतलब कि ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। आइडियल ट्रांसफार्मर में ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है कि स्टेप डाउन, तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। जिधर के नंबर ऑफ टर्न्स कम रहते हैं उधर का वोल्टेज कम होता है ना। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है ये। N1 इज ग्रेटर देन N2। तो HV साइड कौन सा है? ये हाई वोल्टेज साइड है, जिधर के नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है। जिधर के नंबर ऑफ टर्न्स कम है वो LV साइड है ना। तो HV और LV हम लोग ने डिसाइड कर लिया कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे हम लोग सप्लाई देते हैं कुछ इस तरीके से। लेट से यहाँ पे हम लोगों ने सप्लाई दिया ऑफ वोल्टेज V1 ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी, एफ हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। अब ये फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज की हो सकती है, 60 हर्ट्ज की हो सकती है, कुछ भी। तो यहाँ से अब ये ट्रांसफार्मर क्या है, नो लोड के कंडीशन में है। सेकेंडरी साइड में किसी भी तरीके का कोई लोड कनेक्टेड है क्या? नहीं। तो नो लोड के कंडीशन में है। तो इस कंडीशन में नो लोड करंट यहाँ पे फ्लो करना चालू करेगा। और क्योंकि सर्किट कंप्लीट हो गई, सप्लाई कनेक्ट किया, इमीडिएटली ये करंट आएगा, नो लोड करंट है ना। वोल्टेज दिए तो ये करंट आया। अब वोल्टेज जो दिए थे हम लोग वो कैसा था? साइनसोइडल वोल्टेज था। तो यहाँ पे करंट जो फॉर्म हुआ वो भी कैसा हुआ? साइनसोइडल फॉर्म हुआ। साइनसोइडल है ना, AC करंट भी फॉर्म होगा। फिर इसके बाद क्या हो रहा है कि ये करंट इन नंबर ऑफ टर्न्स में जब फ्लो करेगा तो एक फ्लक्स बनाएगा। ये करंट इन नंबर ऑफ टर्न्स में जब फ्लो करेगा तो एक MMF बनाएगा, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। जिस तरीके से इलेक्ट्रिकल सर्किट में EMF करंट फ्लो करवाने का काम करता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का काम क्या रहता है? करंट फ्लो करवाना। सिमिलरली मैग्नेटिक सर्किट में MMF का काम, N मल्टीप्लाइड विथ I, NI मिलके MMF बनाते हैं, उसका काम होता है मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स फ्लो करवाने का काम करना। तो यहाँ पे एक फ्लक्स देखने के लिए मिलेगा। अब किसी भी कंडक्टर में अगर करंट का डायरेक्शन हम लोगों को पता है तो फ्लक्स का डायरेक्शन निकाल सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करते हैं। तो करंट का डायरेक्शन कैसा है? इसमें करंट ऐसा ऐसा फ्लो कर रहा है ना, करंट कुछ इस तरीके से फ्लो करेगा। तो इसका फ्लक्स कैसा बनेगा? अपवर्ड डायरेक्शन में इसका फ्लक्स बनेगा। फ्लक्स कैसा बनेगा? अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लक्स बनेगा इसका। तो ये फ्लक्स आ गया आपका फाई नॉट। ये फ्लक्स आ जाएगा आपका फाई नॉट, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख देते हैं फाई नॉट फ्लक्स। और ये फ्लक्स अपना रास्ता कुछ इस तरीके से कंप्लीट करेगा इस कोर से होता हुआ। अब क्योंकि वोल्टेज साइनसोइडल दिए, करंट भी साइनसोइडल मिला, तो फ्लक्स भी क्या मिलेगा? फ्लक्स किसके कारण आ रहा है? इस करंट के कारण आ रहा है। जब करंट साइनसोइडल दिए तो फ्लक्स कैसा मिलेगा हम लोगों को? ये भी साइनसोइडल मिलेगा, ये भी साइनसोइडल। मतलब कि 0 टू पॉजिटिव मैक्सिमम टू 0 टू नेगेटिव मैक्सिमम टू 0 होता हुआ पूरे के पूरे कोर में
इस तरीके से ये फ्लो करेगा। ठीक है, अब ये यहाँ पे कंडक्टर रखा हुआ है, ये फ्लक्स फ्लो करता हुआ इस कंडक्टर से जब लिंक करेगा तो 0 टू पॉजिटिव मैक्सिमम टू 0 टू नेगेटिव मैक्सिमम टू 0, ये कंडक्टर चेंज इन फ्लक्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और फैराडे लॉ क्या कहता है कि कोई भी कंडक्टर अगर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एक्सपीरियंस करे तो उस कंडक्टर में वोल्टेज इंड्यूस होता है। तो इन कंडक्टर्स में जो कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो यहाँ पे वोल्टेज इंड्यूस होगा, सेकेंडरी इंड्यूस वोल्टेज E2, और यही सेम फ्लक्स फाई नॉट फ्लक्स यहां से भी जा रहा है, इन कंडक्टर से भी लिंक कर रहा है, ये भी कंडक्टर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी इंड्यूस वोल्टेज क्रिएट होगा E1। E1 प्राइमरी इंड्यूस वोल्टेज, E2 सेकेंडरी इंड्यूस वोल्टेज। यहां तक की कहानी हम लोगों ने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, है ना। यहां तक की कहानी हम लोगों ने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। अगर क्लियर होगा तो सेशन लाइक जरूर करिएगा और अपने अटेंडेंस मार्क करिएगा लाइक के थ्रू। तो कुछ इस तरीके से यहां तक का डिस्कशन हुआ था। अब आज के सेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, और लेंज लॉ यहाँ पे अप्लाई किए थे वो भी डिस्कस कर लें। लेंज लॉ क्या कहता है, लेंज लॉ क्या कहता है, एनीथिंग क्रिएटेड शुड अपोज कॉज ऑफ इट्स क्रिएशन इन सेम डायमेंशन, है ना। लास्ट सेशन में लिखा हुआ था हम लोगों ने। तो यहाँ पे क्रिएट क्या हुआ है, वोल्टेज E1 क्रिएट हुआ है, वोल्टेज E1 क्रिएट हुआ है। E1 किस में है, E1 की यूनिट किस में है, वोल्ट में होता है E1, है ना। E1 इंड्यूस वोल्टेज है जो कि वोल्ट में होगा। E1 का कॉज ऑफ क्रिएशन क्या है, E1 क्यों प्रोड्यूस हुआ, ये चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस इस स्टेशनरी कंडक्टर से लिंक किए, जिसके कारण फैराडे लॉ के थ्रू E1 इंड्यूस हुआ। तो इसका कॉज ऑफ क्रिएशन क्या है, फाई नॉट है। E1 का कॉज ऑफ क्रिएशन क्या है, फाई नॉट है। E1 का कॉज ऑफ क्रिएशन फाई नॉट है, जो कि इसकी यूनिट होती है वेबर्स में। तो ये वोल्ट में है, ये वेबर में है, एक दूसरे को अपोज नहीं कर सकते। अपोज करने के लिए सेम डायमेंशन में सेम यूनिट में होना इंपॉर्टेंट है। तो ये ऑपरेटिंग फ्लक्स वेबर में है, ठीक है। अभी इस ऑपरेटिंग फ्लक्स का कॉज ऑफ क्रिएशन क्या है, ये क्यों प्रोड्यूस हुआ, ये फ्लक्स, ये करंट इन नंबर ऑफ टर्न्स में फ्लो किया तब जाके एमएमएफ बना, और जिसके कारण ये फ्लक्स क्रिएट हुआ। तो फाई नॉट का कॉज ऑफ क्रिएशन क्या है, आई नॉट है। फाई नॉट का कॉज ऑफ क्रिएशन क्या है, आई नॉट है, जो कि एम्पियर में है। ये वोल्ट में है, ये एम्पियर में है, एक दूसरे को अपोज नहीं करेंगे। अब आई नॉट किस लिए प्रोड्यूस हुआ, आई नॉट का कॉज ऑफ क्रिएशन क्या है, तो V1 है। आई नॉट का कॉज ऑफ क्रिएशन V1 है। V1 सप्लाई किए तभी क्लोज सर्किट हुई और यहां से करंट फ्लो किया, है ना। तो इसका कॉज ऑफ क्रिएशन क्या है, V1। आई नॉट का कॉज ऑफ क्रिएशन क्या है, V1 है, सप्लाइड वोल्टेज V1। अब ये किस में है, वोल्ट में है, ये वोल्ट में। तो E1 भी वोल्ट में है, E1 भी वोल्ट में है, V1 भी वोल्ट में है। तो E1 किसको अपोज करेगा, E1 इसको अपोज करेगा एज पर दी लेंज लॉ। अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ E1 जो है V1 को अपोज करेगा। ये भी वोल्ट में है, वो भी वोल्ट में है। तो अपोज करेगा का क्या मतलब हुआ कि अगर यहाँ पे पोलैरिटी प्लस माइनस मार्क करते हैं हम लोग, तो इमीडिएटली यहाँ पे भी क्या है, प्लस और यहाँ पे माइनस है। मतलब यहाँ पे 20 वोल्ट की बैटरी, यहाँ पे भी 20 वोल्ट की बैटरी, तो करंट कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, है ना। मतलब एक दूसरे, ये दोनों पोलैरिटी एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। अगर इसकी पोलैरिटी अपोजिट होती तो एक दूसरे को सपोर्ट करते। समझ में आया क्या बात, तो क्लियर है यहाँ से। तो लेंज लॉ यहाँ पे एप्लीकेबल है, हम लोगों ने देख लिया, ठीक है, अप्लाई कर दिया यहाँ पे। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि आई नॉट हम लोगों ने लिया था साइनसोइडल करंट, आई नॉट की वैल्यू थी Im साइन ओमेगा टी। फाई नॉट क्या मिला था, क्योंकि हम लोगों को पता है कि फाई नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई नॉट। लीनियर रिलेशन है ना फ्लक्स और करंट में। किसी भी कंडक्टर में जितना करंट बढ़ाते चले जाइए उतना फ्लक्स जो होंगी बढ़ती चली जाएंगी। नॉन लीनियरिटी इफेक्ट को यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं क्या, आइडियल ट्रांसफॉर्मर में नॉन लीनियरिटी इज नॉट कंसीडर्ड, हम लोग आइडियल ट्रांसफॉर्मर में पहले लिख लिए है। आवाज तो बहुत कम सुनाई दे रहा है, माइक लगाकर क्यों नहीं पढ़ा रहे, आवाज कम सुनाई दे रहा है।
बताइए प्रॉब्लम है क्या? आवाज प्रॉपर सुनाई दे रहा है आप लोग को कि नहीं? माइक ऑलरेडी है, यहाँ पे वायरलेस माइक है। बस ये बताइए कि आवाज आ रही है आप लोगों तक कि नहीं आ रही है? ठीक है, आशा करते हैं आपके पास जा रही होगी आवाज। तो ध्यान रखिएगा, फाइन ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्ट रिलेशन में है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और लीनियर रिलेशन है इन दोनों के बीच में। नॉन लीनियरिटी नहीं कंसिडर कर रहे हैं, आगे देखेंगे कि फ्लक्स और करंट में लीनियर रिलेशन नहीं रहे प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर में, लेकिन ये आइडियल है तो नॉन लीनियरिटी इफेक्ट्स कंसिडर नहीं किए हैं। अब फाई नॉट की वैल्यू क्या होगी, ये जब साइनोसोडल है तो ये भी साइनोसोडल है, तो फाई नॉट की वैल्यू फाई एम साइन ओमेगा टी होती थी, लास्ट सेशन में ही देखा था हम लोगों ने। अब इसके थ्रू हम लोगों ने निकाला ई की वैल्यू, तो ई इज इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी के फॉर्मूले से, फैराडे लॉ के थ्रू, ये क्या होता है फैराडे लॉ के थ्रू हम लोगों ने ई की वैल्यू निकाली, जिसमें E1 कितनी आई, E1 की इंस्टेंटेनियस वैल्यू, E1 मैक्सिमम साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री आ रहा था, प्लस 90 डिग्री। सिमिलरली E2 की वैल्यू कितनी आई, E2 की भी वैल्यू E1 मैक्सिमम, E2 मैक्सिमम, E2 मैक्सिमम, E2 मैक्सिमम साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री आ रही थी, है ना, प्लस 90 डिग्री। और क्या आया था लास्ट सेशन में, प्राइमरी ईएमएफ पर टर्न E1 N1, E1 बाई N1 इज इक्वल टू E2 बाई N2 आया था। प्राइमरी ईएमएफ पर टर्न इज एग्जैक्टली इक्वल टू सेकेंडरी ईएमएफ पर टर्न। इतने रिलेशन लास्ट सेशन में हम लोग देख चुके हैं। अब इसी के बेसिस पे अगर फेजर डायग्राम ड्रॉ करें, तो फ्लक्स को रेफरेंस लेके अगर हम लोग फेजर डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, दिस इज फाई नॉट फ्लक्स ले लिया एज अ रेफरेंस, तो आई नॉट कहाँ पे लिखेंगे, आई नॉट और फाई नॉट एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती हैं, तो जहां पे फाई नॉट लिखे हैं वहीं पे हम लोग आई नॉट भी लिखेंगे, जहां पे फाई नॉट लिखे हैं उसी के सेम फेज में आई नॉट भी लिखेंगे। अब बताइएगा, कुछ स्टूडेंट को यहाँ पे डाउट आएगा कि फाई नॉट की वैल्यू को बड़ी क्यों लिखे हुए हैं फेजर में और आई नॉट को छोटा क्यों लिखे हुए हैं। आई नॉट के कारण ही तो फाई नॉट आ रहा है, यहाँ पे इसी करंट के कारण तो ये फ्लक्स आ रहा है, तो फ्लक्स ज्यादा क्यों लिखे हुए हैं, करंट को कम क्यों लिखे हुए हैं, ये डाउट आना चाहिए आपके पास। और किसी भी इंटरव्यू में बैठेंगे आप तो आपसे क्वेश्चन तमाम तरीके के किए जाते हैं, तो कोई स्टूडेंट है जो जवाब देना चाहता है इसका क्या एग्जैक्ट आंसर होना चाहिए कि फाई नोट को ज्यादा क्यों फेजर में दिखाया हुआ है, आई नोट को कम क्यों दिखाया हुआ है, कम क्यों दिखाया हुआ है। कोई है जो डिस्कस करना चाहे? चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ध्यान रखिएगा, अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है तो फ्लक्स बनता है एज पर ऑस्टर्ड रूल, ऑस्टर्ड के नियम के अकॉर्डिंग किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है तो कंडक्टर के चारों तरफ फ्लक्स लाइन सेटअप हो जाती हैं, ये हम लोगों को क्लियर है। अब इस फ्लक्स को अगर स्ट्रॉन्ग करना है, अगर इस फ्लक्स को स्ट्रॉन्ग करना है, ज्यादा करना है, तो हम लोगों को पता है कि फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है। तो करंट का मैग्नीट्यूड अगर बढ़ाते चले जाएं तो फ्लक्स का मैग्नीट्यूड बढ़ता चला जाएगा, मतलब करंट यहाँ पे बढ़ाते चले जाएं तो फ्लक्स भी बढ़ता चला जाएगा, फ्लक्स भी बढ़ता चला जाएगा। आई बात समझ में, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन अगर करंट ना बढ़ाए, बिना करंट बढ़ाए ही इस कंडक्टर में हम लोगों को फ्लक्स बढ़ाना है, तो उसका भी उपाय है हमारे पास कि इसी सेम कंडक्टर में ऐसा स्ट्रेट कंडक्टर ना लेके इसमें नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दीजिए, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दीजिए, जितना लेंथ इसका था उतना ही लेंथ इसमें भी रखिए, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स अगर प्रोवाइड कर देते हैं तो ध्यान रखिएगा सेम करंट का मैग्नीट्यूड रहेगा, और नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देने के कारण, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देने के कारण ऑपरेटिंग फ्लक्स जो होंगी वो बढ़ जाएंगी,
यहाँ पे ऑपरेटिंग फ्लक्स जो होगा वो बढ़ जाएगा, यहाँ पे ऑपरेटिंग फ्लक्स जो होगा वो बढ़ जाएगा। ये ऑलरेडी हम लोग मैग्नेटिक सर्किट में इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा, करंट के मैग्नीट्यूड पे तो डिपेंड करता ही है फ्लक्स, लेकिन साथ साथ नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंड करता है। जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स रहेंगे उतना ज्यादा फ्लक्स क्रिएट किया जा सकता है। तो करंट, स्मॉल करंट के मैग्नीट्यूड से ज्यादा फ्लक्स क्रिएट किया जा सकता है बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स, बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है ना, तो स्मॉल करंट से भी बहुत ज्यादा फ्लक्स क्रिएट किया जा सकता है, ऐसा सोच के चलिएगा, है ना। कोई आपसे पूछे तो ये आंसर रहेगा उसका। अब ध्यान रखिएगा, फाई नॉट यहाँ पे है, आई नॉट इसी के सेम फेज में है, दोनों के बीच में एंगल डिफरेंस कितना है, 0 डिग्री, क्योंकि फाई नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई नॉट है। अगर आई नॉट साइनोसोइडल है तो फाई नॉट भी साइनोसोइडल है, उसके अकॉर्डिंग ये फेजर आपको देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। अब E1 E2 कहां पे ड्रॉ करें, तो आई नॉट, फाई नॉट कितना था, फाई एम साइन ओमेगा टी, E1 E2 कितना है, E1 साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। तो प्लस 90 डिग्री के लिए हम लोगों ने लास्ट सेशन में बात किया था, इस फेजर के रेस्पेक्ट में बताना है प्लस 90 डिग्री। प्लस 90 डिग्री का क्या मतलब होता है, लीडिंग पोजीशन, माइनस 90 डिग्री मतलब लैगिंग पोजीशन। तो इस फेजर पे बैठ जाइए जिस फेजर के रेस्पेक्ट में बताना है, और एरो की तरफ फेसिंग करिए। जो राइट हैंड साइड होगा आपका, मतलब इधर नीचे का साइड जो होगा वो लैगिंग साइड होगा, राइट हैंड साइड, और जो इधर का साइड होगा, राइट सॉरी लेफ्ट हैंड साइड जो होगा वो लीडिंग पोजीशन होगा। तो प्लस 90 डिग्री के लिए लीडिंग पोजीशन यहाँ पे आएगा, ये आपका हो जाएगा E1 और ये हो जाएगा E2, ये E1 और ये E2, और ये एंगल डिफरेंस इन दोनों के बीच में कितना आ रहा है, 90 डिग्री का एंगल डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, 90 डिग्री का एंगल डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो ये आइडियल ट्रांसफॉर्मर यहाँ पे देखा, उसका फेजर डायग्राम हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। अब ये फेजर देख के समझ में आ जा रहा है ना कि स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, किसका फेजर डायग्राम है ये, फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम of ideal transformer at ideal step down transformer, step down transformer at no load condition, at no load condition। ये फेजर किसका है, फेजर डायग्राम ऑफ आइडियल स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर एट नो लोड कंडीशन। नो लोड कंडीशन में ये फेजर डायग्राम हम लोगों ने ड्रॉ किया। आई बात समझ में, तो यहाँ तक क्लियर होगा आप सभी को। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और लोडेड कंडीशन के बारे में बात करते हैं। यहाँ तक का डिस्कशन ओवर हुआ, आइडियल ट्रांसफॉर्मर हम लोगों ने लास्ट सेशन में बात किया था, उसका रिवीजन कर लिया हम लोग, ठीक है। फिर अब हम लोग बात करते हैं लोडेड कंडीशन के बारे में। तो ध्यान से देखिएगा, ये सेशन इंपॉर्टेंट है। आइडियल ट्रांसफॉर्मर एट लोडेड कंडीशन। तो ध्यान से देखिएगा, स्टार्टिंग से देखेंगे लेक्चर तभी समझ में आएगा। और ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअली हम लोग डील कर रहे हैं, ये नहीं कि बस टॉपिक लिखे सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, ऐसा करके नहीं चल रहा है ना, तब आपको इजी लगेगा पढ़ना। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली डील कर दूं कि हाँ ऐसे ऐसे होता है, लिखवा दूं, तो वो इजी पड़ेगा, लेकिन समझ रहे हैं तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो आपको पेशेंस के साथ सब्जेक्ट को लर्न करना है। ये मूवी थोड़ी है कि आप देखिए बस समझ में आ गया, आपको इनपुट देना है, उतना एनर्जी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी सब्जेक्ट को लर्न करने के लिए। तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर एट लोडेड कंडीशन के बारे में बात करें तो ये अपना ब्यूटीफुल सा ट्रांसफॉर्मर हम लोगों ने ड्रॉ किया, इस तरीके से ट्रांसफॉर्मर ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग है, प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स है कुछ इस तरीके से, प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स।
और फिर इधर जो है वो सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स है, ये सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स, सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। तो इसकी नेमिंग क्या थी, n1 नंबर ऑफ टर्न्स थे ये n2 नंबर ऑफ टर्न्स है, n2 नंबर ऑफ टर्न्स। अब यहां से अगर हम लोग सप्लाई करते हैं, सप्लाई देते हैं, लेट से यहां से सप्लाई कनेक्ट किया, V1 ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, है ना, V1 की कुछ फ्रीक्वेंसी होगी क्योंकि AC है, अगर DC रहता तो फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 0, लेकिन ये AC है तो V1 विथ सम फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, 40 हर्ट्ज, कुछ भी हो सकती है फ्रीक्वेंसी। अगर इंडिया में बात करें तो फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे ही ये कनेक्ट किए, यहाँ पे नो लोड करंट पहले फ्लो करेगा ट्रांसफार्मर में, नो लोड करंट के कारण N1 और I0 मिलके MMF बनाएंगे, जिसके कारण यहाँ पे फ्लक्स फॉर्म होगा। और करंट का डायरेक्शन अगर पता है यहाँ पे, तो फ्लक्स का डायरेक्शन हम लोग पता कर सकते हैं। तो फ्लक्स कुछ इस तरीके से होगा, इस डायरेक्शन में, राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग। तो फ्लक्स यहाँ पे जो बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा, फ्लक्स कुछ इस तरीके से बनेगा। ये कौन सा फ्लक्स है, ये करंट ऐसा गया I0 करंट, तो I0 के कारण जो प्रोड्यूस फ्लक्स है, इसकी नेमिंग क्या करेंगे हम लोग, दिस इज पाई नॉट। अब ये हम लोगों ने यहां से सप्लाई किया था साइनसोइडल, तो करंट कैसा बना, साइनसोइडल करंट, तो फ्लक्स कैसा बनेगा, साइनसोइडल बनेगा। अब ये साइनसोइडल फ्लक्स 0 टू पॉजिटिव मैक्सिमम टू 0 टू नेगेटिव मैक्सिमम टू 0 सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न से इंटरेक्ट करेगा जब ये, तो सेकेंडरी साइड में वोल्टेज इंड्यूस करेगा। कौन सा इंड्यूस वोल्टेज, सेकेंडरी इंड्यूस वोल्टेज E2, सेकेंडरी इंड्यूस वोल्टेज E2। अब यही सेम फ्लक्स प्राइमरी की तरफ जब आएगा तो यहाँ पे वोल्टेज इंड्यूस करेगा E1। ये थी नो लोड के कंडीशन तक की कहानी। अब हम लोग लोड कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि चीजें कैसे होती हैं। लोड कनेक्ट करते हैं, ध्यान रखिएगा, लोड कनेक्ट कर रहे हैं हम लोग। जैसे ही ये लोड कनेक्ट करेंगे, जैसे ही यहाँ पे लोड कनेक्ट होगा, तो ध्यान रखिए, जब तक लोड नहीं कनेक्ट किए हैं, यहाँ पे कोई करंट फ्लो कर रहा है क्या, नहीं। वोल्टेज है क्या, हाँ वोल्टेज है, लेकिन करंट नहीं फ्लो कर रहा है। इस वोल्टेज को हम लोग रेडिली अवेलेबल वोल्टेज बोलते हैं, कि नो लोड के कंडीशन में रहे चाहे लोडेड कंडीशन में रहे, ये वोल्टेज ऑलवेज अवेलेबल रहेगा सेकेंडरी साइड में, चाहे लोड कनेक्टेड हो चाहे ना हो। लेकिन I2 करंट कब फ्लो करेगा, जब ये सर्किट क्लोज हो जाएगी, लोड कनेक्ट कर देंगे तभी सर्किट क्लोज होगी और यहाँ पे करंट फ्लो करेगा। आई बात समझ में, वोल्टेज है क्या, वोल्टेज हमेशा रहेगा, लेकिन करंट कब फ्लो हो करेगा, जब लोड कनेक्ट करेंगे तभी यहाँ पे वाइंडिंग में करंट आएगा। इस बात को माइंड में रखिएगा। अब यहाँ पे लोड कनेक्ट करते हैं कुछ इस तरीके से, ये क्या है, इलेक्ट्रिकल लोड। जैसे ही ये लोड कनेक्ट होगा, ये यहाँ वोल्टेज अवेलेबल है क्या, बिल्कुल वोल्टेज अवेलेबल है। लोड कनेक्ट करने के कारण सर्किट कंप्लीट हो जाएगी सेकेंडरी साइड की, और यहाँ पे करंट फ्लो करना चालू करेगा। इस करंट को हम लोग कहेंगे I2। आई बात समझ में, ये करंट क्यों आ रहा है, क्योंकि सर्किट कंप्लीट हो गई है लोड कनेक्ट करने के कारण। ये लोड नहीं था तो सर्किट ओपन सर्किट थी, ओपन सर्किट में कभी भी करंट नहीं फ्लो करेगा। जब लोड कनेक्ट किए तब ये सर्किट कंप्लीट हुई और ये वोल्टेज अवेलेबल है, जिसके कारण ये करंट I2 फ्लो करेगा और ये लोड में जाएगा, एंड देन इस तरीके से ये आपके नंबर ऑफ टर्न्स में फ्लो करेगा। ये नंबर ऑफ टर्न्स में फ्लो करेगा। इन नंबर ऑफ टर्न्स में कौन सा करंट, I2 करंट, I2 करंट। ऑस्टर्ट का नियम क्या कहता है, किसी भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर में, किसी भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर में जब करंट फ्लो करवाएं हम लोग, तो फ्लक्स सेटअप होती है। ऑस्टर्ट के नियम के अकॉर्डिंग किसी भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर में जब करंट आएगा तो उसका फ्लक्स आएगा। तो इस इलेक्ट्रिकल कंडक्टर में ये करंट फ्लो किया, ये करंट फ्लो कर रहा है, तो इस फ्लो करंट के कारण इसका फ्लक्स बनेगा, इस करंट का फ्लक्स बनेगा यहाँ पे। तो उस फ्लक्स को कैसे इवेलुएट कर सकते हैं हम लोग, करंट का डायरेक्शन देखिए, करंट का डायरेक्शन आपको पता है क्या, हाँ करंट का डायरेक्शन पता है कि करंट ऐसा जा रहा है
फिर यहाँ ऐसा किया होगा ऐसा, और ये अंदर से आके ऐसा, इस तरीके से करंट। तो करंट का डायरेक्शन अगर यहाँ पे ऐसा है तो ये करंट I2 और N2 मिलके एक MMF बना रहे हैं, जिसके कारण ये फ्लक्स बनेगा। इस फ्लक्स की नेमिंग करते हैं हम लोग, I2 के कारण प्रोड्यूस्ड फ्लक्स है, तो I2 के कारण प्रोड्यूस्ड फ्लक्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं phi2 से। I2 के कारण जो फ्लक्स बन रहा है इसकी नेमिंग करते हैं हम लोग phi2 से। तो phi2 इधर से आ रहा है, phi2 जो है फ्लक्स इधर से आएगा, फाई नॉट फ्लक्स इधर से जा रहा था, phi2 फ्लक्स उधर से आ रहा है। ठीक है, फाई नॉट और phi2 का डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए। तो फाई नॉट फ्लक्स इधर से जा रहा है, phi2 फ्लक्स इधर से आ रहा है। तो ओवरऑल नेट फ्लक्स, एक दूसरे को दोनों फ्लक्स क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं ना, कि सपोर्ट कर रहे हैं। अगर सेम डायरेक्शन में होते तो सपोर्ट करते, ये क्या है अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ये अपोज कर रहे हैं, जिसके कारण नेट अवेलेबल फ्लक्स, कोर में टोटल फ्लक्स जो अवेलेबल है वो कम होगा कि ज्यादा होगा। फाई नॉट फ्लक्स इधर से आ रहा था, phi2 उधर से आ रहा है, तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ये अपोज कर रहे हैं, जिसके कारण नेट अवेलेबल फ्लक्स इन दी कोर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस अपोजिशन ऑफ फ्लक्स के कारण नेट अवेलेबल फ्लक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेट फ्लक्स कम हो जाएगा, नेट फ्लक्स जो कि कोर में अवेलेबल है वो कम हो जाएगा। और यहाँ पे इसी चीज को लेंज लॉ के थ्रू भी अगर हम लोग देखें तो लेंज लॉ अप्लाई करते हैं कि phi2 का डायरेक्शन क्या होगा। तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग भी बात करें, ये तो था हम लोगों ने राइट हैंड थंब रूल लगा के फ्लक्स का डायरेक्शन बता दिया कि हाँ phi2 इस डायरेक्शन में होगा, phi नॉट को अपोज करेगा। अब लेंज लॉ के थ्रू भी देख लेते हैं। लेंज लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो एनीथिंग क्रिएटेड शुड अपोज कॉज ऑफ इट्स क्रिएशन इन सेम डायमेंशन, यही कहता है लेंज लॉ। तो यहाँ पे क्या क्रिएट हुआ है, phi2 क्रिएट हुआ है, phi2 क्रिएट हुआ है। phi2 की यूनिट किस में है, वेबर में, phi2 की यूनिट किस में है, वेबर में। तो phi2 का कॉज ऑफ क्रिएशन पता करिए, phi2 क्यों प्रोड्यूस हुआ, phi2 का कॉज ऑफ क्रिएशन है I2 करंट इन वाइंडिंग में फ्लो किया, जिसके कारण phi2 प्रोड्यूस हुआ, MMF बना, जिसके कारण करंट के कारण MMF बना, N और I मिला तो MMF बना, जिसके कारण फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ। तो phi2 का कॉज ऑफ क्रिएशन क्या है, I2 किस में है, एम्पियर में है, इसकी यूनिट किस में है, एम्पियर में है। तो ये दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे क्या, नहीं। अब I2 का कॉज ऑफ क्रिएशन क्या है, I2 क्यों आया, I2 क्यों फ्लो कर रहा है, I2 का कॉज ऑफ क्रिएशन है E2, I2 का कॉज ऑफ क्रिएशन है E2, कि यहाँ पे वोल्टेज था तभी तो ये करंट आ रहा है, यहाँ पे सर्किट क्लोज हुई, ये वोल्टेज था तभी तो ये करंट फ्लो कर रहा है। ये वोल्टेज नहीं रहता तो I2 आता क्या, भले ही लोड कनेक्ट कर दीजिए, नहीं आता। तो इसका कॉज ऑफ क्रिएशन क्या है, E2 है, इसका कॉज ऑफ क्रिएशन I2 का E2 है। तो ये वोल्ट में है, ये वेबर में है, एक दूसरे को अपोज कर सकते हैं क्या, नहीं। अपोज करने के लिए सेम डायमेंशन में रहना इंपॉर्टेंट है, सेम डायमेंशन में होना इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा, ये E2 का कॉज ऑफ क्रिएशन पता करिए। E2 का कॉज ऑफ क्रिएशन क्या है, E2 क्यों प्रोड्यूस हुआ, E2 का कॉज ऑफ क्रिएशन है phi नॉट। ये फ्लक्स जो कि साइनसोइडल फ्लक्स था, 0 टू पॉजिटिव मैक्सिमम टू 0 टू नेगेटिव मैक्सिमम टू 0, इस कंडक्टर से लिंक किया, इन कंडक्टर से नंबर ऑफ टर्न से लिंक किया ये फ्लक्स, तब जाके फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे वोल्टेज आया, है ना। E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d phi by dt। तो E2 का कॉज ऑफ क्रिएशन क्या है, phi नॉट। E2 का कॉज ऑफ क्रिएशन है phi नॉट, जो कि वेबर में है। E2 का कॉज ऑफ क्रिएशन phi नॉट है, जो कि वेबर में है, जो कि वेबर में है। तो phi2 किसको अपोज करेगा, phi नॉट को अपोज करेगा, सेम डायमेंशन में है ना दोनों, ये दोनों क्या है, सेम डायमेंशन में है। तो phi2 किसको अपोज करेगा, phi नॉट को अपोज करेगा, phi नॉट को अपोज करेगा। phi2 किसको अपोज करेगा, phi नॉट को अपोज करेगा। इसीलिए phi2 का डायरेक्शन जो है, phi नॉट अगर इधर से जा रहा है तो phi2 इधर से आ रहा है, phi नॉट अगर इधर से जा रहा है तो phi2 इधर से आ रहा है, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं।
जिससे नेट अवेलेबल फ्लक्स कोर में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन हम लोगों ने तो सुना था कि ट्रांसफॉर्मर एक कांस्टेंट फ्लक्स मशीन होता है, ट्रांसफॉर्मर एक कांस्टेंट फ्लक्स मशीन होता है। तो कैसे कांस्टेंट फ्लक्स होगा, तो देखते हैं अब ये ट्रांसफॉर्मर कांस्टेंट फ्लक्स कैसे मेंटेन कर पाता है कोर में। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि ये ट्रांसफॉर्मर किस तरीके से कांस्टेंट फ्लक्स कोर में मेंटेन कर पाता है। यहाँ पे तो नेट फ्लक्स रेड्यूस हो गया। अब हम लोगों को मालूम है फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अकॉर्डिंग हम लोगों को मालूम है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अकॉर्डिंग E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी होता है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो वोल्टेज जो इंड्यूस हो रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्लक्स पे डिपेंड कर रहा है। फ्लक्स, नेट फ्लक्स जब कम होगा तो नेट इंड्यूस वोल्टेजेस, यहाँ पे प्राइमरी साइड में और सेकेंडरी साइड में जो वोल्टेजेस इंड्यूस हुए हैं वो भी तो कम होंगे ना। तो नेट फ्लक्स जब कम हो रहा है तो नेट इंड्यूस वोल्टेज भी तो कम होगा। यही तो है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इस नेट फ्लक्स के रिडक्शन के कारण नेट इंड्यूस वोल्टेजेस सेकेंडरी साइड के एंड नेट इंड्यूस वोल्टेज प्राइमरी साइड के कम हो जाएंगे। प्राइमरी और सेकेंडरी साइड के इंड्यूस वोल्टेजेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। आई बात समझ में। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, जब यहाँ का वोल्टेज कम हो जाएगा तो क्या करेगा ट्रांसफॉर्मर, इस लोड करंट को सप्लाई करने के लिए, यहाँ पे लोड कनेक्ट किए थे जिसके कारण ये करंट आया। अब लोड में सप्लाई देने के लिए सोर्स से ड्रॉ करेगा ना। ट्रांसफॉर्मर जनरेटर थोड़ी है, कुछ जनरेट थोड़ी कर रहा है, ये तो पैसिव डिवाइस है, ये पैसिव डिवाइस है। ट्रांसफॉर्मर कुछ जनरेट नहीं करता है, इसको अगर लोड को पहुंचाना है एनर्जी तो ये सोर्स से ड्रॉ करेगा, तभी लोड तक एनर्जी पहुंचा पाएगा। तो सोर्स से कैसे ऑब्जर्व कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है एनर्जी, वो देखने इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि इस वोल्टेज के रिडक्शन के कारण क्या करेगा ट्रांसफॉर्मर, इस सोर्स से, ये तो इनफाइनाइट सोर्स है ना, ये तो कुछ भी, यहाँ पे आरएमएस कुछ भी लोड कनेक्ट कर दें, आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज चेंज करने वाला नहीं है। तो यहां से कितना भी करंट ड्रॉ किया जा सकता है, जितना लोड को चाहिए उतना दिया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, वहां पे लोड को चाहिए I2, तो यहाँ ये किससे ड्रॉ करेगा, सोर्स से ही तो ड्रॉ करेगा। तो ये करंट यहां से ऐसा ड्रॉ करेगा, इस करंट को हम लोग कहेंगे I2 था ना वो लोड करंट, तो इस करंट को हम लोग कहेंगे I2 डैश, इस करंट को हम लोग कहेंगे I2 डैश। इसकी नेमिंग क्या होती है, लोड कंपोनेंट ऑफ करंट रेफर्ड टू प्राइमरी साइड, लोड कंपोनेंट ऑफ करंट रेफर्ड टू प्राइमरी साइड। उधर I2 चाहिए तो इधर से क्या ड्रॉ कर रहा है ट्रांसफॉर्मर, I2 डैश ड्रॉ करेगा। अब I2 डैश आ गया। अब ध्यान रखिएगा, किसी भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर में जब करंट फ्लो करता है तो कंडक्टर के चारों तरफ ऑपरेटिंग फ्लक्स बनता है, किसके अकॉर्डिंग, ऑस्टेड के नियम के अकॉर्डिंग। तो ये करंट जब इन कंडक्टर्स में फ्लो करेगा, इन कंडक्टर्स में ऐसा फ्लो करेगा ना, ये करंट इस इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स में करंट अगर फ्लो करेगा, ऐसा फ्लो होता हुआ गया, तो किसी भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर में जब भी करंट फ्लो करेगा तो एक फ्लक्स बनता है ऑस्टेड के नियम के अकॉर्डिंग। तो उस फ्लक्स का डायरेक्शन क्या होगा, करंट का डायरेक्शन जब आपको पता है, करंट का डायरेक्शन की, करंट अगर फिंगर्स जो हैं करंट का डायरेक्शन इंडिकेट कर रही हैं तो फ्लक्स का डायरेक्शन थंब इंडिकेट कर देगा। तो फ्लक्स किस डायरेक्शन में होंगी, फ्लक्स किस डायरेक्शन में होंगी, फ्लक्स का डायरेक्शन क्या होगा, फ्लक्स का डायरेक्शन होगा कुछ इस डायरेक्शन, फ्लक्स का डायरेक्शन होगा कुछ इस डायरेक्शन में। और ये फ्लक्स की नेमिंग क्या करें हम लोग, I2 डैश के कारण प्रोड्यूस हुआ है ये फ्लक्स, तो इसका नेमिंग होता है phi2 डैश। I2 डैश के कारण प्रोड्यूस हुआ है तो इसकी नेमिंग करेंगे phi2 डैश। ये लेक्चर एटलीस्ट 2 बार देखना है आपको, ये लेक्चर एटलीस्ट 2 बार देखना है ना, तभी कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा। अदरवाइज क्या है, फिर इजी 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 चीजें पढ़िए, आपको फील नहीं आ पाएगा मशीन का, ये इनसाइड दी मशीन कैसा होता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे करंट आया जिसके कारण ये फ्लक्स phi2 डैश आया। अब phi2 डैश आ तो गया, लेट मी टेक लाइक दिस,
फाइव टू डैश आ तो गया, लेकिन फाइव टू डैश का डायरेक्शन हम लोगों ने कैसे निकाला, आई टू डैश करंट के कारण, आई टू डैश करंट के कारण ये करंट ऐसा जा रहा है तो ये फ्लक्स ऐसा आएगा, है ना। तो अपवर्ड डायरेक्शन में ये फ्लक्स देखने के लिए मिलेगा हम लोगों को, ठीक है। यहां तक क्लियर है तो आगे बढ़े हम लोग, बताइएगा यहां तक क्लियर है तो आगे बढ़े, फिर आगे बात करें हम लोग। यहां तक क्लियर है तो आगे बढ़े। तो ये तो हम लोगों ने देखा कि ये करंट अगर इन कंडक्टर्स में फ्लो कर रहा है तो फ्लक्स अपवर्ड डायरेक्शन में देखने के लिए मिलेगा, राइट हैंड थंब रूल्स है। लेकिन इसी चीज को हम लोग लेंज लॉ से भी देखते हैं, सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं लेंज लॉ से, क्योंकि इंटरव्यू में बोल देगा कि आप लेंज लॉ अप्लाई करके बताइए। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे लेंज लॉ क्या कहता है, एनीथिंग क्रिएटेड शुड अपोज कॉज ऑफ इट्स क्रिएशन इन सेम डायमेंशन। तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है, फाइव टू डैश क्रिएट हो रहा है, किसके कारण आ रहा है, आई टू डैश के कारण। तो फाइव टू डैश क्रिएट हुआ है, तो फाइव टू डैश किस में है, वेबर में। तो एनीथिंग क्रिएटेड शुड अपोज कॉज ऑफ इट्स क्रिएशन इन सेम डायमेंशन, ये अपने ही कारण को अपोज करेगा। तो फाइव टू डैश का कारण क्या है, फाइव टू डैश आने का कारण क्या है, आई टू डैश करंट फ्लो किया इन कंडक्टर्स में, तब जाके फाइव टू डैश आए, आई टू डैश करंट फ्लो किया तब जाके इन कंडक्टर्स में आई टू डैश फ्लो किया तब जाके फाइव टू डैश आया। तो ये एम्पियर में है और ये वेबर में, एक दूसरे को अपोज कर सकते हैं क्या, नहीं, दोनों सेम डायमेंशन में होने चाहिए, दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए तभी एक दूसरे को अपोज करेंगे। तो आई टू डैश का ये हम लोगों ने डिस्कस किया। अब आई टू डैश का कॉज ऑफ क्रिएशन क्या है, आई टू डैश का कॉज ऑफ क्रिएशन क्या है, आई टू डैश का कॉज ऑफ क्रिएशन है ये प्राइमरी इंड्यूस वोल्टेजेस का कम हो जाना। ये वोल्टेज कम हुआ तभी तो यहां से एक्स्ट्रा करंट जा रहा है, अगर यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज सेम रहता तो कोई भी एक्स्ट्रा करंट नहीं जाता। ये वोल्टेज कम हो गया इसीलिए यहां से एक्स्ट्रा करंट फ्लो होता हुआ जा रहा है। तो आई टू डैश का कॉज ऑफ क्रिएशन क्या है, कुछ डाउट होगा तो पूछते रहिएगा, लाइव चैट में रेस्पॉन्ड करेंगे हम। तो ध्यान रखिएगा ये करंट क्यों फॉर्म हुआ, इस वोल्टेज कम हो गया तभी तो एक्स्ट्रा करंट ट्रांसफॉर्मर ड्रॉ कर रहा है। तो E1 का कम हो जाना, E1 प्राइमरी इंड्यूस वोल्टेजेस का कम हो जाना इसका कॉज ऑफ क्रिएशन बना। अब E1 क्यों कम हो गया, E1 किस में होगा इसका कम हो जाना, इसकी यूनिट होगी वोल्ट में, ये वेबर में है वो वोल्ट में है, एक दूसरे को अपोज कर सकते हैं क्या, नहीं। तो E1 का कॉज ऑफ क्रिएशन आप पता करिए कि E1 क्यों कम हुआ, E1 क्यों कम हुआ, फाइव नॉट इधर से था, फाइव टू उधर से आ रहा था, नेट फ्लक्स कम हो गया कोर में, तो नेट फ्लक्स कम हो गया तो नेट इंड्यूस वोल्टेज भी कम हो गया। नेट फ्लक्स जब कम हो गया तो नेट इंड्यूस वोल्टेज भी कम हो गया, नेट इंड्यूस वोल्टेज भी कम हो गया, मतलब टोटल फ्लक्स, नेट फ्लक्स का रिड्यूस हो जाना, नेट फ्लक्स का रिडक्शन, नेट फ्लक्स इन कोर रेड्यूस हो गया, नेट फ्लक्स इन कोर रेड्यूस हो गया, और वही जो है किसका कारण बना, नेट फ्लक्स जब रेड्यूस हो गया तो नेट इंड्यूस वोल्टेजेस बोथ प्राइमरी और सेकेंडरी साइड में कम हो गए। तो ये नेट फ्लक्स किस में होगा, वेबर में होगा, वेबर में। तो अब फाइव टू डैश कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, फाइव टू डैश कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा कि इस रिडक्शन इन फ्लक्स को रोक सके, इस रिडक्शन इन फ्लक्स को रोक सके। तो ये किसको अपोज करेगा, इस रिडक्शन इन फ्लक्स को अपोज करेगा, रिडक्शन इन फ्लक्स को अपोज करेगा और फ्लक्स को सेम रखने की, इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। तो ध्यान रखिएगा, तो फाइव नॉट किधर से फ्लो कर रहा था, फाइव नॉट इधर से जा रहा था, फाइव टू उधर से आ रहा था, एक दूसरे को अपोज कर रहे थे जिसके कारण नेट फ्लक्स कम हो रहा था। अब आई टू डैश के कारण जो फ्लक्स आ रहा है फाइव टू डैश, उसका डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, फाइव टू डैश कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो करना चाहिए कि इस नेट फ्लक्स के रिडक्शन को रोक सके। मतलब कि सपोज करिए फाइव नॉट की वैल्यू 100 थी, 100 फ्लक्स इधर से आ रही थी, फाइव टू लोड कनेक्ट करने के कारण आई टू फ्लो किया जिसके कारण फाइव टू आया, और फाइव टू की वैल्यू
20 फ्लक्स थी, इधर से 100 आ रहा था फाई नॉट, इधर से 20 आ रहा था, तो 100 और 20 एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तो टोटल फ्लक्स कितना बचा, 80 फ्लक्स बच गया। फ्लक्स रेड्यूस होके कितना हो गया, 80 हो गया, है ना। तो फाई2 अब इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा कि फिर से 100 फ्लक्स मेंटेन कर पाए, जो फ्लक्स रेड्यूस होके 80 हो गया है उसको फिर से 100 फ्लक्स पे ला पाए। तो फाई2 का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से रहेगा कि 20 फ्लक्स इधर से जो अपोज कर रही हैं, 20 फ्लक्स ये इधर से ऐड कर देगा, 20 फ्लक्स इधर से ऐड कर देगा, मतलब ये फाई नॉट को सपोर्ट कर रहा है और फाई2 को फाई2 डैश अपोज कर रहा है, फाई2 को फाई2 डैश अपोज कर रहा है। तभी तो ध्यान रखिए फाई नॉट 100 फ्लक्स था, फाई2 20 फ्लक्स था, तो 20 फ्लक्स इधर से भी आ गई, तो इधर से कितनी आ रही है, टोटल 120 आ रही है, और उधर से कितनी आ रही है, केवल 20 आ रही है। तो 120 में 20 कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन 100 फ्लक्स मेंटेन रहेगा। और नो लोड के कंडीशन में कितना फ्लक्स था, नो लोड के कंडीशन में कितना फ्लक्स था, ये नो लोड कंडीशन था, कितना फ्लक्स था कोर में, फाई नॉट था, 100 फ्लक्स था। तो लोडेड कंडीशन में भी 100 फ्लक्स रह जाएगा, इसीलिए ट्रांसफार्मर को कांस्टेंट फ्लक्स मशीन बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा फाई2 डैश का डायरेक्शन ये होगा, जो कि क्या हो रहा है, फाई2 डैश इधर से आ रहा है, तो इसके कारण नेट अवेलेबल फ्लक्स जो रेड्यूस हो गया था कोर में, इसकी वैल्यू फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी। नेट फ्लक्स जो कि कम हो गया था उसकी वैल्यू फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी। अब ये फ्लक्स अब ये फ्लक्स जो रेड्यूस हुआ था तो नेट इंड्यूस वोल्टेज रेड्यूस हुआ था, ये नेट फ्लक्स जब सेम हो गया, इंक्रीज हो गया, तो ये इंड्यूस वोल्टेज भी सेम अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी। नेट फ्लक्स जब इंक्रीज हो गया तो नेट इंड्यूस वोल्टेज भी अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएंगे, मतलब वोल्टेज रेड्यूस नहीं होंगे और नेट अवेलेबल फ्लक्स क्या रहेगा, फाई नॉट ही बच जाएगा। ध्यान रखिएगा 20 फ्लक्स उधर से आ रही है, 20 फ्लक्स इधर से आ रही है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दी, ये और ये वाली फ्लक्स एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया इन्होंने। तो जब एक दूसरे को इन्होंने कैंसिल कर दिया तो टोटल फ्लक्स कितना बच गया, फाई नॉट बच गया, है ना। तो लोडेड कंडीशन में भी कितना फ्लक्स बच रहा है, फाई नॉट, और नो लोड के कंडीशन में भी कितना फ्लक्स था, फाई नॉट। तो ट्रांसफार्मर में नो लोड से फुल लोड तक फ्लक्स क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, इसीलिए इसको कांस्टेंट फ्लक्स मशीन हम लोग बोलते हैं, इसीलिए इसको कांस्टेंट फ्लक्स मशीन कहा जाता है। आ रही है बात समझ में। तो लेक्चर जब देख रहे हैं तो सीक्वेंस से देखिए, स्टार्टिंग से लेक्चर में बने रहिए, ये नहीं कि 2 मिनट देख लिए फिर कहीं और चले गए, दूसरे चैनल पे चले गए, देन फिर आ गए, तो वैसे कनेक्टिविटी नहीं बन पाएगी, ध्यान रखिएगा इस चीज को। या आप कहीं भी लेक्चर देख लीजिए, इस तरीके से क्लियरिटी नहीं डील कर पाएंगे, और किया भी नहीं जाता है, अगर कर भी सकते हैं तो किया भी नहीं जाएगा। तो ये रही आपकी पूरी की पूरी कहानी। अब ध्यान रखिएगा जब I2 की वैल्यू बढ़ेगी, I2 की वैल्यू जब बढ़ेगी तो यहां से फाई2 की वैल्यू बढ़ेगी, I2 के कारण ही फाई2 आ रहा है, I2 जैसे जैसे बढ़ेगा फाई2 की वैल्यू बढ़ेगी, मतलब कि नेट फ्लक्स कम होता जाएगा। नेट फ्लक्स जब कम होता जाएगा तो नेट फ्लक्स जब कम होता जा रहा है, नेट इंड्यूस वोल्टेज भी, नेट इंड्यूस वोल्टेज E1 और E2 भी कम होते चले जाएंगे, मतलब उतना ही ज्यादा सोर्स से ट्रांसफॉर्मर करंट ड्रॉ करेगा। दिस इज I2 डैश, करंट जो ड्रॉ कर रहा है, जिसके कारण ये करंट इन कंडक्टर्स में फ्लो करेगा, तो उतना ही फ्लक्स यहाँ पे इंक्रीज होगा, मतलब ये जितना इंक्रीज हो रही थी उतना ही इधर से भी इंक्रीमेंट मिला, ये दोनों ऑलवेज एक दूसरे को कंप्लीटली कंपनसेट कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो नेट फ्लक्स कितना बच जाएगा, फाई नॉट बच जाएगा। तो कोई भी कंडीशन हो, लोडेड कंडीशन में भी फाई नॉट फ्लक्स, और नो लोड के कंडीशन में भी फाई नॉट फ्लक्स। नो लोड से फुल लोड तक ट्रांसफार्मर का फ्लक्स क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ट्रांसफार्मर इज अ कांस्टेंट फ्लक्स मशीन, तो ट्रांसफार्मर इज अ कांस्टेंट फ्लक्स मशीन, तो इसी चीज को लिखते हैं हम लोग। और इस लेक्चर को एटलीस्ट 2 से 3 बार देखिएगा।
तो सबसे पहले नो लोड कंडीशन लिखते हैं। नो लोड कंडीशन, नो लोड के कंडीशन में अगर डिस्कस करें, पहली वाली स्लाइड, नो लोड के कंडीशन में, तो E1 इज इक्वल टू N1 डी बाई डी टी। यहाँ पे फ्लक्स कितना था? फ्लक्स कितना था? नो लोड के कंडीशन में कितना फ्लक्स था? फाई नॉट। नो लोड के कंडीशन में कितना फ्लक्स था? फाई नॉट। ठीक है। लोडेड कंडीशन में बात करें, लोडेड कंडीशन में कितना फ्लक्स हुआ? E1 इज इक्वल टू लिखना है अगर, तो दिस इज N1 डी बाई डी टी ऑफ टोटल फ्लक्स। कितना बचेगा यहाँ पे? तो ध्यान रखिएगा, फाई नॉट किधर से जा रहा था? फाई नॉट फ्लक्स इधर से जा रहा था, फाई टू डैश भी इधर से जा रहा है, मतलब एक दूसरे के साथ पॉजिटिव है। तो फाई टू डैश क्या है? फाई टू डैश इधर से जा रहा है, इसीलिए प्लस लिखे। और फाई टू बताइए, प्लस लिखे फाई टू को कि माइनस? तो फाई टू इधर से आ रहा है, इसीलिए माइनस लिखे। फाई टू इधर से आ रहा है, इसीलिए हम लोगों ने माइनस लिखा, माइनस फाई टू। ये टोटल फ्लक्स बचेगा, ये टोटल फ्लक्स होगा लोडेड कंडीशन में। तो एट द एंड क्या मिलेगा आपको? फाई टू डैश एग्जैक्टली इक्वल होगा फाई टू के, कि फाई टू से जितनी फ्लक्स आ रही हो उतना ही फाई टू डैश क्रिएट हो, और एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। फाई टू और फाई टू डैश इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल फ्लक्स कितनी बच जाएगी? लोडेड कंडीशन में भी कितनी फ्लक्स बच गई? तो E1 इज इक्वल टू N1 डी बाई डी टी, और यहाँ पे कितना फ्लक्स बच गया? फाई नॉट ही बच गया। लोडेड कंडीशन में भी फाई नॉट बच गया, और नो लोड के कंडीशन में भी फाई नॉट था। ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मर जो होता है वो कांस्टेंट फ्लक्स मशीन होता है। ट्रांसफॉर्मर कांस्टेंट फ्लक्स मशीन होता है। ट्रांसफॉर्मर कांस्टेंट फ्लक्स मशीन होता है। ठीक है। तो जब हम लोगों ने लिखा है फाई टू डैश इज इक्वल टू फाई टू डैश इज इक्वल टू फाई टू, और मैग्नेटिक सर्किट हम लोग पढ़ चुके हैं, तो हम लोगों को पता है कि ऑपरेटिंग फ्लक्स इज इक्वल टू एमएमएफ डिवाइडेड बाई रिलक्टेंस होता है। एमएमएफ डिवाइडेड बाई रिलक्टेंस होता है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि फ्लक्स फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एमएमएफ, और एमएमएफ क्या होता है? एन मल्टीप्लाइड विथ आई होता है, एन मल्टीप्लाइड विथ आई होता है। तो फाई टू डैश अगर लिखना है, तो फाई टू डैश के लिए कौन से नंबर ऑफ टर्न्स और कौन सा करंट रेस्पॉन्सिबल है? फाई टू डैश के लिए N1 नंबर ऑफ टर्न्स, और कौन सा करंट? I2 डैश करंट रेस्पॉन्सिबल। आई नॉट है क्या फाई टू डैश के लिए? नहीं, फाई टू डैश के लिए N1 नंबर ऑफ टर्न्स और I2 डैश करंट रेस्पॉन्सिबल है। फाई टू डैश के लिए N1 नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाइड विथ करंट कौन सा है? I2 डैश रेस्पॉन्सिबल है, इज इक्वल टू फाई टू के लिए N2 नंबर ऑफ टर्न्स और करंट I2 रेस्पॉन्सिबल है। करंट I2 इन कंडक्टर्स में फ्लो कर रहा है ना, N2 नंबर ऑफ कंडक्टर्स में, तब जाके फाई टू मिल रहा है ना। N2 मल्टीप्लाइड विथ I2 लिख सकते हैं इसको, N2 मल्टीप्लाइड विथ I2, क्योंकि MMF इज इक्वल टू क्या होता है? N मल्टीप्लाइड विथ I। MMF मतलब N मल्टीप्लाइड विथ I, MMF मतलब N मल्टीप्लाइड विथ I, नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाइड विथ करंट इज कॉल्ड MMF।
ठीक है क्या, बताइएगा, क्लियर है? तो ये वाला इक्वेशन भी आपको माइंड में रखना है, फिर हम लोग कंक्लूड करेंगे। ये वाला इक्वेशन भी आपको माइंड में रखना है, फाई टू डैश इज इक्वल टू फाई टू। और ये रही पूरी लोडेड कंडीशन में कहानी। और इस सेशन को एटलीस्ट आपको 2 बार देखना है, लेकिन टेंशन नहीं लीजिए, यही सारी कहानी आगे भी मल्टीपल टाइम हम लोग डिस्कस करते रहेंगे, कि हम लोग इतना ज्यादा बार डिस्कस कर देंगे कि इसको आपके माइंड में मैप हो जाएगा। लेकिन क्लास रिवाइज जरूर करिएगा, एटलीस्ट 2 से 3 बार जरूर देखिएगा इस सेशन को, 2 बार तो देखना ही देखना है, अगर सब्जेक्ट सीखना चाहते हैं आप। अदरवाइज मूवी देखिए और आराम करिए, पॉपकॉर्न खाइए, है ना। सब्जेक्ट सीखना है तो एफर्ट आपको देना पड़ेगा, हम सिखाने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो ये साथ साथ नोट्स भी बनाते रहिए आप लोग, और जितने भी डिटेल्स हैं क्लास के, वो इस टेलीग्राम ग्रुप का डिटेल्स मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, इसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, यहाँ पे सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। अद्वैत एजुकेशन ई ECE, है ना। यहाँ पे ऐसे सर्च करेंगे टेलीग्राम में, तो इस ग्रुप, ये ग्रुप मिलेगा, यहाँ से ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पे डेली बेसिस पे पीडीएफ वगैरह हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं। ओके, तो ये रहा कंप्लीट डिटेल्स, इस तरीके से बात किया हम लोगों ने, डिस्कस किया, और ब्यूटीफुली डिस्कशन यहाँ पे किया हम लोगों ने। लैंज लॉ भी आपको समझ में आना चाहिए, और ऑनलाइन क्लास की यही ब्यूटी है कि आप मल्टीपल टाइम देख सकते हैं सेशन, जब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप ना हो। कुछ भी किसी भी कॉस्ट पे कॉन्सेप्ट आपको सीखना है, कॉन्सेप्ट आपको सीखना है, अगर टेक्निकल इलेक्ट्रिकल मशीन आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये नोट करिएगा, प्रीवियसली हम लोगों ने किसके बारे में बात किया था, नो लोड के कंडीशन के बारे में, फिर रिकैप लिया, एंड देन आज के सेशन में हम लोगों ने लोडेड कंडीशन के बारे में बात किया ऑफ आइडियल ट्रांसफॉर्मर। ओके, कोई डाउट है तो पूछिएगा। कोई डाउट होगा अगर आपका तो जरूर पूछिए। कोई डाउट होगा तो पूछिए, फिर हम लोग कंक्लूड करें सेशन। आइडियल ट्रांसफॉर्मर एट नो लोड कंडीशन सबसे पहले डिस्कस हुआ, एंड देन ये पूरा डिस्कशन था, फेजर डायग्राम भी देखा। फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग
फेजर डायग्राम वगैरह के बारे में बात करेंगे। लोडेड कंडीशन का, नो लोड के कंडीशन में फेजर ड्रॉ किया था ना, अब लोडेड कंडीशन में किस तरीके से फेजर ड्रॉ करेंगे, क्योंकि I2 भी आ गया, I0 भी आ गया, I2 डैश भी आ गया, दो दो तीन तीन करंट भी आ गए, तो इनके साथ कैसे फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे वो नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे। अब इन दोनों को ऐड कर दें तो यहाँ से एक इक्वेशन यहाँ पे ये भी बन जा रहा है कि ऐड करेंगे तो दिस इज I1, तो एक इक्वेशन और यहाँ पे बन रहा है कि I1 की जो वैल्यू है, I1 की जो वैल्यू है वो फेजर सम है I0 करंट प्लस I2 डैश करंट। I1 इज इक्वल टू I0 प्लस I2 डैश करंट, है ना। I1 इज इक्वल टू I0 प्लस I2 डैश करंट, ये भी एक कंक्लूजन आपको देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो ये सब कुछ लिख लीजिएगा अपने 100 नोट्स में। ये टेलीग्राम ग्रुप है, ये जरूर ज्वाइन करिएगा, यहाँ पे PDF शेयर कर दिया जाएगा। ये PDF एक्सपोर्ट कर लेते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में चला गया PDF आपका। डे 11 इलेक्ट्रिकल मशीन, डे 11 इलेक्ट्रिकल मशीन चला गया। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन यहीं पे कंक्लूड करते हैं हम लोग, और फिर नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। तो इस सेशन को एटलीस्ट 2 बार देखना है और टेंशन नहीं लेना है, इसी के बारे में आगे भी बात करते रहेंगे, जिससे ये सारे कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बैठ जाएंगे, आपको याद नहीं रखना पड़ेगा कहाँ से क्या चीजें आ रही, ऑटोमेटिकली आपके माइंड में सारी चीजें बैठ जाएंगी। ठीक है, तो चलिए सेशन एंड करते हैं यहीं पे, और फिर नेक्स्ट सेशन में अगेन हम लोग मिलते हैं ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट के साथ, और जिसमें इलेक्ट्रिकल मशीन के और भी क्वेश्चंस के बारे में, सॉरी और भी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, वेरी वेरी ऑल द बेस्ट।